सो नेक्स्ट आइटेम हम लोग ऐसे स्टेट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पीवी इक्वल टू एनआरटी सीखा था। अब इसी पे ग्राफ वाला पोर्शन सीखना है। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे ग्राफ्स। मतलब जो चीज़ अभी मैंने आपको मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन या इक्वेशंस में सिखाया है, अब वही चीज़ ग्राफ्स में सिखाऊंगा। तो ग्राफ्स में, जो कि देखो अभी मैथ्स में आपने उतने सारे ग्राफ्स नहीं पढ़े हैं, कुछ कुछ पढ़े हैं, तो मैं पहले आपको थोड़े मैथमेटिकल कर्व बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो मैथ्स में सबसे पहले ग्राफ जो हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। इसमें एक्स वाई जो है वो वाई एक्सिस वाला डेटा है, एक्स जो है वो एक्स एक्सिस का डेटा है, एम जो है वो स्लोप होती है। एम यहाँ पे जो होती है दिस इज स्लोप, इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग टेन थीटा लिखते हैं। और सी जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे सवाल फाइनल पेपर में ऐसे आते हैं जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर। अभी आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो जितने मैथमेटिकल रिलेशंस होते हैं आईआईटी वाले उसको ग्राफिकल फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस सिखा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार ग्राफ बना रहे हैं, इसलिए सारी बातें वन बाय वन मैं आपको सिखा रहा हूँ। फ्यूचर में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि मैथ्स में अभी उतना नहीं पढ़ाया गया, इसलिए आपको मुझे बताना पड़ रहा है। तो अभी अगर हमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाना है, तो ये वाई वर्सेज एक्स ग्राफ है, ठीक है। और इस y वर्सेज x ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहे हैं। तो ये जैसे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल होता है थीटा, उसका टेन जो होता है उसको बोलते हैं स्लोप। और y एक्सिस पे जहां पे ये लाइन आके कट कर रही है उस इंटरसेप्ट को बोलते हैं c। समझ आया? तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m है उसको स्लोप बोलते हैं, विच इज इक्वल टू टेन थीटा। और जो y एक्सिस इंटरसेप्ट होता है दैट इज c, ठीक है। अब इसी केस में अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स, तो ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई होप आप इतना सब जानते होंगे डेफिनेटली। अगर किसी को डिफिकल्टी है तो पूरी बात ठीक से लिख लो, क्योंकि अभी हम लोग जैसे ही ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले इसी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्लोप हम रिप्रेजेंट करते हैं टेन थीटा का वैल्यू, सी जो है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। और अगर सी की वैल्यू कभी 0 हो जाएगी तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन हो जाती है, जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। इतना क्लियर? दूसरा ग्राफ हम लोग जो फॉलो करेंगे दैट विल बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो नेचर आएगा ये होता है पैराबोला। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है ये होता है पैराबोला। या अगर इसी में थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके लिखें तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो अभी चल रहा है इसके, इस बाद में लिखता हूँ, पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही सिखा रहा हूँ सबसे पहले, इसी की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज अ पैराबोला। अभी बस आपको ग्राफ बनाना सीख लेना है, पैराबोला कैसा होता है एंड ऑल दैट ये सब आप मैथ्स में सीखिएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ग्राफ बनाना सिखा देता हूँ। तो पैराबोला जो आएगा वो ऐसे एक कर्व होता है, दिस इज लाइक योर पैराबोला, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें दो पॉसिबल केस है। अगर हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो अगर इसमें a पॉजिटिव होता है तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है, जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है। ओपनिंग अपवर्ड समझ रहे हो ना, जहाँ पैराबोला ओपन हो रहा है वो साइड ऊपर की तरफ होगी। और अगर a नेगेटिव होगा तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। समझ में आई बात? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, लॉजिक समझ गए ना। जो पैराबोला की ओपनिंग है वो अगर ऊपर की तरफ आएगी तो a पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ बना देंगे तो a नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी ग्राफ कैसे बनाना है बस इतना सीखते हुए चलना है। रेस्ट प्रोसेस आपको मैथ्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा लाइक बड़ा सा पोर्शन है।
तीसरा ग्राफ जो हमें बनाना पड़ सकता है वो बनाना पड़ सकता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जो है ये भी पैराबोला ही होता है, बस इसका बिहेवियर बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अभी क्या हो गया देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब उल्टे कर दिए गए हमारे लिए, अगर ध्यान से देखो तो। अगर आप x को y और y को x समझ लें तो वो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का नेचर एक ही जैसा आएगा। लेकिन अगर आप इसको प्लॉट करेंगे अपनी बात, ये प्लॉट आपको ऐसे दिखेगा, होगा अभी भी पैराबोला नेचर का, बट पर जो पैराबोला की अब टाइप होगी वो इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, कुछ बहुत एक्यूरेसी से नहीं बनाना है, बस कर्वेचर ध्यान रखना है कैसा होता है, ऊपर नीचे बस इतना ही मैच कराना होता है ग्राफ को। ये आपका पैराबोला हो गया। इसमें भी सेम लॉजिक है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए एक्स करके लिखेंगे तो ओपनिंग अपवर्ड लेफ्ट राइट वाला फर्क आ जाएगा, बट उतना डिटेल में नहीं जाना है, इतने से ही काम चलेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद एक प्लॉट और जरूरत पड़ेगी हमें बार बार, दैट विल बी इक्वल टू वाई इक्वल टू 1/x, या फिर इसी को कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये फॉर्म आएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रिफर्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रिफर्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस ये नाम याद रखना है, बाकी फिर मैथ्स में आपको उसका डिटेल पढ़ाया जाएगा। सो व्हेनेवर दिस प्लॉट यू हैव टू ड्रॉ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो y इज इक्वल टू 1/x या x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें से कोई भी एक फॉर्म मिलेगी, दोनों बातें सेम है, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इस ग्राफ में एक चीज नोटिस करने की है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है और इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। तो उसमें टेंजेंट मतलब समझते हो ना पहले किसी भी ग्राफ की, टेंजेंट मतलब जहाँ पे वो लाइन उसको टच होते हुए निकलेगी। सो फॉर दिस ग्राफ x axis and y axis are tangent at infinite। ये इसी को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं एसिम्पटोट्स। So we can say x axis and y axis are asymptote to this graph। X axis and y axis are asymptote to this graph। asymptote to curve जो आपने ड्रॉ किया है उसमें x axis और y axis इसलिए asymptote है। ठीक है, एसिम्पटोट का मतलब होता है किसी भी ग्राफ की जो टेंजेंट है वो इनफाइनाइट पे उस लाइन को टच करेगी, तो ऐसी टेंजेंट जो इनफाइनाइट पे टच करेगी उसको बोलते हैं एसिम्पटोट। मतलब टेक्निकली वो कभी टच नहीं करेगी, कहने मतलब ये है, मतलब ये लाइन ऐसे पैरेलल चलती चली जाएगी, कभी टच नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ से शुरू करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल मतलब आपको पता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। Boyle's law is PV equal to constant at constant moles and temperature। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज nRT बेसिकली। ठीक है, हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, तो ये बॉयल्स लॉ का कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज nRT। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना रहे हैं P वर्सेस V। So first graph we are plotting is P against V। अब देखो ऊपर वाले नेचर से मैच कराते जाओ, आपको ग्राफ पता चलता जाएगा। तो अगर हम P वर्सेस V ग्राफ बना रहे हैं तो देखो एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा ग्राफ है,
कैसा नेचर आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ग्राफ होगा. So type of graph will be rectangular hyperbola. Type of graph will be rectangular hyperbola. तो दोनों तरह से सवाल आता है. पूछा जाएगा ग्राफ कौन सा है, या नेचर ऑफ द कर्व पूछा जा सकता है. So the nature of the curve is rectangular hyperbola. एक गिवन टेम्परेचर गिवन मोल्स के लिए ग्राफ है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. समझ में आया? क्लियर? आप देखो, अगर इसी ग्राफ को अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट कर दे, बस ऊपर वाले जो मैंने ग्राफ बताया उससे मैच कराना है और बस कर्व खींच देना है. ठीक है. दूसरा प्लॉट सपोज करो अब हम बना रहे हैं फिर से प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, और अब हमारे पास ऐसे 3 ग्राफ बने हुए हैं. सपोज करो एक ये दिया हुआ है, ऐसे हमारे पास 3 अलग अलग ग्राफ हैं. लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर T1, T2 एंड T3. So we have let's say 3 different graphs at 3 different temperatures T1, T2 and T3. या अगर आपको और अच्छे से बनाना है तो डिफरेंट कलर्स में बना लो, आप आसानी से पिक कर पाओगे. एक मैंने जैसे टेम्परेचर T1 पे ग्राफ बनाया, ये दूसरा ग्राफ टेम्परेचर T2 पे बना दिया. क्वेश्चन फ्रेम कैसे होंगे? और तीसरा ग्राफ टेम्परेचर T3 पे बना दिया. अब आपको तीनों टेम्परेचर कंपेयर करने कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा, कौन सा कम एंड ऑल दैट. तो हमने ये ग्राफ बनाया गिवन मोल्स पे, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे. एक टेम्परेचर T1, एक टेम्परेचर T2 और एक टेम्परेचर T3. अब आपको फाइंड करना है कि कौन सा टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा है. दिस कैन बी अ क्वेश्चन. तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका क्या होता है कि आप इसमें कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल टू पी एक्सिस. तो जैसे आपने लाइन ड्रॉ करी तो इस पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया V0. अब इस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रेशर चेक करोगे तो पहले ग्राफ का प्रेशर ये है, दूसरे ग्राफ पे प्रेशर ये है और तीसरे ग्राफ पे प्रेशर ये है. So these values are P1, P2 and P3. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. बताइए, अगर हम PV इक्वल टू nRT में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें और मोल्स कांस्टेंट हैं तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देख के बता सकते हो दैट P3 इज हाईएस्ट, देन P2, देन P1. तो सर्टेनली जो टेम्परेचर T3 है वो सबसे ज़्यादा होगा, देन T2 एंड देन फाइनली T1. चलो, अब इसी में अगर मान लो दूसरा सवाल पूछा जाए जिसमें आपसे बोला जाए प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम प्लॉट करना है. अब वॉल्यूम पे अभी हमें PV ग्राफ ड्रॉ करा, P वर्सेस 1/V प्लॉट करना है. तो नेक्स्ट ग्राफ इज P वर्सेस 1/V. नेक्स्ट वी आर प्लॉटिंग P वर्सेस 1/V. या सपोज करो भी इसी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग अलग मोल्स के लिए ग्राफ बना देते हैं. तो इसी ग्राफ में कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम अलग अलग मोल्स के लिए यही ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. तो बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ नंबर 2 की तरह बनेगा. बस अब क्या होगा, पहले मोल्स कांस्टेंट थे, टेम्परेचर वेरी कर रहे थे. अब आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर लो और मोल्स वेरी करा दो.
टेम्परेचर कांस्टेंट करके मोल्स वेरी कर। तो देखो फिर से प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम ग्राफ बनाया फॉर डिफरेंट डिफरेंट मोल्स ऑफ गैसेस, लेट्स से N1 N2 एंड N3। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट बना रहे हैं, तो फिर से PV इक्वल टू एनआरटी में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम के साथ आप प्लॉट कर रहे हो, तो मैंने देखो V0 वाली लाइन ड्रॉ करी, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसी के मोल्स ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। ठीक है, ये P वर्सेस V ग्राफ हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। अब देखो नेक्स्ट ग्राफ अगर हम बना रहे हैं P वर्सेस 1/V, P वर्सेस 1/V। अब देखो उसको थोड़ा मैथमेटिकली डील करते हैं पहले। ये PV इक्वल टू एनआरटी है हमारे लिए इक्वेशन में, और हम बॉयज लॉ के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो एनआरटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसको वैसे लिख सकते हैं P इक्वल टू एनआरटी बाई V, P इज इक्वल टू एनआरटी बाई V। अब आपको जिसका जिसका ग्राफ बनाना है उस वैल्यू को रिप्लेस कर दो, P की जगह Y लिख लो और 1/V की जगह X लिख दो। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो y इज इक्वल टू nRT इंटू एक्स। कैसा टाइप बन रहा है, y इज इक्वल टू mx टाइप बना। देखो कैसा नेचर बना, y इज इक्वल टू mx। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस बन गया, देखो उसका ग्राफ, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। ठीक है, बट ऐसे ग्राफ में थोड़ा ध्यान दिया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि ओरिजिन पे जाके इसको डॉटेड लाइन बना दिया जाए। क्यों डॉटेड लाइन बना दिया जाए, क्योंकि ग्राफ में डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि हमने एक्सपेरिमेंटली ऐसा वेरीफाई नहीं किया है, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके वहां तक बनाया हुआ है। तो नॉर्मली ओरिजिन पे डॉटेड बनाना चाहिए, रीजन क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू जहाँ पे ओरिजिन लेंगे वहाँ 1/V की वैल्यू 0 होगी, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो आप जानते हो इनफाइनाइट वॉल्यूम तो होता ही नहीं है कुछ भी, तो मतलब ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट करके ही बनाया गया है, एग्जैक्ट प्लॉट तो नहीं बना सकते। समझ में आया, y एक्सिस इंटरसेप्ट 0 है, y इक्वल टू mx फॉर्म आ रहा है, c वाला टर्म ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। अच्छा, अब इस लाइन की अगर स्लोप लिखोगे आप यहाँ से, तो स्लोप लिखने के लिए आप इसका tan थीटा रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ से अगर हम इसका स्लोप लिखेंगे तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, nRT। तो यहीं पे अगर इसका लाइन का स्लोप लिखेंगे हम लोग कभी भी, तो वैल्यू क्या आएगी, nRT। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा स्लोप उतनी ज्यादा आएगी। समझ आया कॉन्सेप्ट। तो P वर्सेस 1/V बनाएंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को आप अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर प्लॉट करोगे तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए प्लॉट कर लो, सेम लॉजिक से। अब कितने भी बना सकते हैं, मतलब इसमें कुछ लर्न नहीं करना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया तो फिर मैं वहीं छोड़ दूंगा, उसके बाद फिर बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही P वर्सेस 1/V का ग्राफ बना रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे बना लो। जैसे 3 ग्राफ हो गए, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3 फॉर गिवन मोल्स। और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, गिवन टेम्परेचर पे मोल्स बदल दो। ठीक है, और इसके मोल्स चेंज कर दो यहाँ से N1 N2 N3 और गिवन टेम्परेचर। अब आपको बताना है T1 T2 T3 में हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा और N1 N2 N3 में हाईएस्ट मोल्स कौन से। सर P वर्सेस 1/V ग्राफ में स्ट्रेट लाइन स्लोप है बनती वो है। nRT है, तो स्लोप जिसकी ज्यादा होगी उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और स्लोप जिसकी ज्यादा होगी उसी के मोल्स ज्यादा होंगे। तो पहले वाले ग्राफ में देखो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, दूसरे वाले ग्राफ में N3 ग्रेटर देन N2 ग्रेटर देन N1 होगा।
एक रास्ता तो ये है। अब मान लो किसी को स्लोप वाली बात नहीं समझ आती है तो एक और भी रास्ता है। क्या तरीका सिखाया मैंने आपको, तो आपको जैसे ही आपको ज़्यादा और कम डिसाइड करना हो, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो पहले। ये वर्टिकल लाइन पे 1/v कांस्टेंट हो गया। तो देखो इसका प्रेशर P1 आ रहा है, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसी के मोल्स ज़्यादा होंगे। बस आप इस पर ऐसे फटाफट लाइन ड्रॉ करो, आपको तुरंत सबसे आसानी समझ आएगा। तो दिस कैन बी अ शॉर्टकट और यू कैन से इजी टेक्निक। अदरवाइज जिसको स्लोप की बात समझ आ रही है वो तो कर ही लेगा, और स्लोप की बात समझनी ही पड़ेगी क्योंकि आप मैथ्स में तो ये करोगे ही। यहाँ पे P1 P2 P3 देखो ये 3 प्रेशर हो गए, जिसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है उसी के मोल सबसे ज़्यादा आएंगे। तो केमिस्ट्री में ट्रिक काम कर सकती है, अदरवाइज मैथ्स में तो आपको स्लोप से डील करना पड़ेगा। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट सीखोगे ही, तो यहाँ पे भी कोई शॉर्टकट का फायदा नहीं है क्योंकि वो चीज़ आपको आ ही जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट ग्राफ बना रहे हैं हम लोग पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी। सो आपको नेक्स्ट प्लॉट ड्रॉ करना है पीवी अगेंस्ट पी एंड पीवी अगेंस्ट वी। तो पीवी वर्सेस वी बनाना है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट वाली लाइन बन जाएगी ऐसे। एंड सिमिलरली पीवी वर्सेस पी बनाओगे तो पीवी प्रेशर के साथ भी कांस्टेंट होता है, तो वो भी सेम ग्राफ आएगा। अभी सब ध्यान से देखना, अभी हम सब बॉयल्स लॉ के ग्राफ बना रहे हैं। अभी हमने बॉयल्स लॉ पे ही सब कैलकुलेशन चल रही है, शुरुआत से देखते जाइएगा। पहले हमने पी वर्सेस वी बनाया, फिर पी वर्सेस वी में अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया, फिर पी वर्सेस वी में अलग अलग मोल्स के साथ बनाया, फिर पी वर्सेस 1/v बनाया, फिर पी वर्सेस वी 1/v में भी टेम्परेचर और मोल्स को वेरी करके बनाया। अभी हम पीवी वर्सेस पी और पीवी वर्सेस वी बना रहे हैं। तो चूंकि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है इक्वेशन के हिसाब से, तो कांस्टेंट लाइन कैसे बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। कांस्टेंट लाइन कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक बात केमिस्ट्री की भी लिख लो। केमिस्ट्री की बात यह है कि अगर हम कोई ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाते हैं तो केमिस्ट्री में उसको आइसोथर्म बोला जाता है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर is referred as isotherm. Is referred as isotherm. अब ये टर्म याद रखना है, ये आपके केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो प्योर मैथमेटिक्स थी। तो कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ अगर बनाएंगे तो हम लोग उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोथर्म। ये टर्म याद रखिएगा। कोई भी ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाएगा कभी भी, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं आइसोथर्म। इसको ध्यान रखना है। तो अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ कहीं भी मिलेगा तो इट इज आइसोथर्म। सो प्लॉट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिफर्ड एज आइसोथर्म। क्लियर। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए प्लॉट लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ वी फॉर बॉयल्स लॉ, चाहो तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना शुरू कर दो। So write down a question for this. Plot log of P versus log of V for Boyle's law. Plot log of P versus log of V for Boyle's law. तो देखो हमारी बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है PV इज इक्वल टू एनआरटी, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो हम इसको दोनों तरफ पहले लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो लॉग ऑफ PV की वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ एनआरटी। ठीक है, अब इसी को अगर ध्यान से देखें तो लॉग ऑफ पीवी को लॉग ऑफ ए इंटू बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, जानते हो। तो लॉग पीवी को लिखेंगे लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एनआरटी। अब लॉग वी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो हमारी इक्वेशन बन गई लॉग पी इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग वी प्लस लॉग एनआरटी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इस इक्वेशन को कंपेयर कर दो, तो हमें लॉग पी की जगह तो लिखना है वाई,
लॉग वी की जगह लिखना है एक्स और एनआरटी की जगह लिखना है कांस्टेंट, या सी लिख लो। तो हमारी इक्वेशन देखो क्या बन रही है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बन रही है इक्वेशन देखो, या लॉग एनआरटी को कांस्टेंट लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एनआरटी कांस्टेंट है तो उसका लॉग भी कांस्टेंट होगा। अगर आपको ऐसे थोड़ा लग रहा है तो आप लॉग एनआरटी को कांस्टेंट लिख लो, क्योंकि वॉइस लॉग लिए टेम्परेचर और मोल्स और आर ये सब कांस्टेंट है। सो लॉग एनआरटी इज कांस्टेंट। तो अपनी इक्वेशन कैसे बन गई, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। कौन से टाइप का ग्राफ हुआ, y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन सर स्ट्रेट लाइन। सी, इससे मैच करेगा। तो हमें पता चल गया यहाँ से स्लोप कितनी आ रही है, -1, ठीक है। और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, सी लॉग ऑफ एनआरटी। बस प्लॉट कर दो उसको उठा के। नाउ इफ वी प्लॉट इट, तब नेगेटिव स्लोप की लाइन बनानी है। नेगेटिव स्लोप की लाइन कैसे बनती है, ऐसे। ये वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ एनआरटी। स्लोप कितनी है, -1। 10 में किस वैल्यू पे -1 आता है, 135 डिग्री। जानते हो ये चीज़। टेन 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। 1045 1 होता है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये -45 की वैल्यू है। मतलब 10 135 की वैल्यू जानते हो ना, पढ़ा है ना, ऐसा कुछ कि नहीं। तो देखो आपको लॉग ऑफ वी वर्सेस लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ वी ग्राफ दिया हुआ है एडजेसेंट में, T1 T2 T3 तीन टेम्परेचर पे फॉर फिक्स्ड मोल्स। आपको बताना है इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जो y एक्सिस इंटरसेप्ट है वो log nRT है, तो जिसका t सबसे ज्यादा होगा उसी के लिए nRT की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी और उसी के लिए log nRT की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो उसका मतलब यहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 आ जाएगा। समझ आया।